चलिए जी, हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो पहले भी है, फाइनल अकाउंट में हमने इसको थोड़ा सा सीखा है, बट अब इसको ना डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है। इसमें से मिनिमम 3 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर की जो लेंथ है या ये चैप्टर है कितना बड़ा, आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेंटली तौर पर सेट होके बैठ, प्रैक्टिकली आज खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे 2 लेक्चर होंगे आज, तो न्यूमेरिकली फिर हम इसको 2 दिन मजीद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टोटल ये 3 दिन का टॉपिक है हमारा, और कोशिश करेंगे कि ये इन 3 दिनों में हम इसको बहुत अच्छी तरह से कर लें और आप भी सबको आता भी हो। तो ईमानदारी ये दिखानी है कि सोना तो है ही नहीं ना, क्लास में है। और दूसरा ये है कि अगर आपको नहीं समझ लगी तो वो भी आपने बताना है, क्योंकि रिवीजन का टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो इसलिए जो भी पढ़ना है बहुत अच्छा करके पढ़ना, ठीक है। तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इनकी बुनियाद कहां से स्टार्ट होती है, ये क्या चीज है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अकाउंटिंग का मतलब पता होता है, हमने उसकी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री का मेन मकसद क्या है, बुक्स के अंदर किसी चीज को रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग होती है। तो सबसे पहले इसकी इब्तिदा शुरू होती है क्रेडिट सेल से। कहां से स्टार्ट होती है, क्रेडिट सेल से। जब हम उधार पे बेचते हैं कोई चीज तो फंस जाते हैं। कैसे हो सकता है अगला बंदा हमें पैसे ना दे, बैड डेट्स यही होते हैं ना कि पैसे ना मिलना, ठीक है। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं ना, तो क्रेडिट सेल के वक्त हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं, जिसको आप लोग अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हो। अब अकाउंट रिसीवेबल जब बन गए तो अब उनके मामलात में वो 3 तरह से उनका स्टेटस हो जाता है। पहला स्टेटस गुड डेटर या गुड अकाउंट रिसीवेबल्स। ये कौन से लोग होते हैं जिसके बारे में, जिसके देखें डेटर्स हैं तो इसका मतलब है पैसे मिल गए हैं या मिलने हैं, मिलने हैं, रिसीवेबल है अभी। तो इसमें एक ये है कि गुड डेटर्स वो होते हैं कि जिनके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है ये पैसे ना दें। वो डेटर्स जिनकी कलेक्टिबिलिटी के बारे में कोई डाउट ना हो, उसे हम कहते हैं गुड डेटर्स। ऐसे डेटर्स जिसके कलेक्टिबिलिटी में कोई डाउट ना। एक होते हैं बैड डेट्स, जिसके बारे में कंफर्म हो जाए कि इन्होंने पैसे नहीं देने। गुड डेटर कौन से होते हैं, जिनके बारे में हमें डाउट नहीं है कि ये पैसे हो सकता है ना दे। और बैड डेट्स क्या होते हैं, जिनके बारे में कंफर्म है कि ये पैसे नहीं देंगे। उसके बाद एक होते हैं डाउटफुल डेट। अब ये डाउटफुल डेट्स क्या होंगे, ऐसे डेटर जिसकी कलेक्टिबिलिटी के बारे में डाउट है, ये कंफर्म भी नहीं है कि पैसे देंगे और ये भी कंफर्म नहीं है कि पैसे नहीं देंगे। तो क्या मतलब हुआ, शक है कि हो सकता है पैसे ना दे। और बैड डेट्स क्या है, पक है कि ये पैसे नहीं देंगे। और गुड डेटर्स 100% नहीं, लेकिन ये है कि सर्टन है कि कलेक्टिबिलिटी हो जानी है, मतलब इनके बारे में डाउट नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि अच्छा जी ये गुड डेटर्स हैं, कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये गुड डेटर है। हम पहले, अब ऐसे नहीं होता कि जनाब इसकी शक्ल अच्छी है तो ये गुड डेटर्स है, इनकी शक्ल बुरी है तो ये बैड डेटर्स है। गुड डेटर्स की पहली निशानी, हम उनको सिक्योर सेल करते हैं। सिक्योर सेल से मुराद क्या है, हम जब उनको सेल करते हैं हम कहते हैं जी कुछ जमानत के तौर पर कुछ सिक्योरिटी दो। हम सिक्योरिटी के तौर पर कुछ ले लेते हैं, किसी बंदे की सिक्योरिटी, किसी बैंक की सिक्योरिटी ले लेते हैं। बैंक को कहते हैं कि भाई तू इस बंदे की सिक्योरिटी देता है, बैंक कहता है ठीक है भैया, इस बंदे ने पैसे ना दिए ना तो आपने मुझसे ले, तो डाउट खत्म। अगर वो बैड डेट्स होता भी है तो हम ग्रांटर से पैसे ले लेंगे। तो पहला सिक्योर सेल।
अगर आप सिक्योर सेल्स करोगे तो वो गुड डेटर्स हो गया, ऑटोमेटिकली उनकी मजबूरी है। नंबर 2, काउंट्रा। काउंट्रा का पता है क्या होता है? काउंट्रा सबको पता है? प्रदीन आपको पता है काउंट्रा क्या होता है? किस किस को नहीं पता काउंट्रे के बारे में? सही से बता ना, कौन सा यहां पर कोई आपको नहीं पता और आपको भी नहीं पता और बाकी सबको पता काउंट्रा क्या होता है? एक होता है काउंट्रा एंट्री, वो बात नहीं हो रही। एक लफ्ज है काउंट्रा सेटलमेंट। एक बंदा हमारा डेटर भी होता है और वही बंदा हमारा क्रेडिटर भी होता है। मतलब हमने उसके पैसे देने भी हैं और उस बंदे से पैसे लेने भी है। अब वो भी गुड हो गया। पहले कैसे? अगर वो हमें पैसे नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे, तो वो भी गुड हो गया। उसके भी बैड डेट्स के चांस। काउंट्रा क्या? काउंटर सेटलमेंट हमने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर शायद पढ़ा है। एक काउंटर सेटलमेंट ये होता है कि मिस्टर ए हमारा अकाउंट रिसीवेबल है और वही बंदा हमारा अकाउंट पेएबल भी है। किस अमाउंट से सेटलमेंट होती थी? लोअर अमाउंट से। जो छोटी अमाउंट थी उससे हम सेटलमेंट कर देते थे। एंट्री क्या होती थी? अकाउंट पेएबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ओके होगी बात। अब तीसरे नंबर पे वो कहता है रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर क्रिएटिंग स्पेसिफिक अलाउंस। इसका क्या मतलब है? अच्छा, जो चीज मैं यहां पर बोर्ड पे लिखूं वो आपको सबको समझ आ जानी चाहिए पूरी तरह। नहीं समझ लगी तो पूछ रहा, ठीक है? रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर क्रिएटिंग स्पेसिफिक अलाउंस। अब इसका मतलब पहले समझ लें। इसका मतलब यह है कि हमने कहा कि भाई एक बंदा है उससे हमने 100 रुपए लेना है, 20 रुपए का हमें डाउट है कि वो 20 रुपए हमें नहीं दे पाएगा, तो अब जो 80 रुपए है ना वो गुड है, क्योंकि जो जितना डाउट था वो तो आपने अलग कर दिया। बाकी जो 80 रुपए है वो क्या कहलाएगा? गुड डेटर कहलाएगा। नहीं समझ लगी? देखिए आगे हम जाकर पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अभी आपको इसके बारे में स्पेसिफिक अलाउंस के बारे में पूरा पता नहीं है। स्पेसिफिक अलाउंस क्या चीज होती है, जनरल अलाउंस से क्या चीज होती है, वो सारा हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझे, एक शख्स है, अगर आपने उससे कोई 100 रुपया लेना है, 200 लेना है, 500 लेना है, 5000 लेना है, आपने कहा कि मुझे डाउट है कि वो इतने के पैसे नहीं देगा। इसका मतलब है आपने एक बंदा स्पेसिफाई कर दिया कि ये बंदा इतने पैसे नहीं देगा। जितने पैसे वो नहीं देगा वो तो हो गया डाउटफुल। जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको फिर हम क्या मानेंगे? गुड मानेंगे। ये गुड डेटा है, ये अमाउंट गुड है, ये अब इसके ऊपर डाउट खत्म हो गया। अब गुड डेटर्स के बारे में हमें पता तो चल गया। गुड डेटर्स क्रिएट कैसे होते हैं? वैसे डेटर क्रिएट कैसे होते हैं? क्रेडिट सेल करने से। और अगर वो पैसे नहीं देंगे या देंगे, अगर डेटर्स पैसे दे देते तो एंट्री क्या पास होती है? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट। अब आपको एक बात मैं बताऊं, आपको सारी अकाउंटिंग आती है, ये बात याद रखें। आपको लगेगा कि नहीं है कि जब भी मैं कोई एंट्री बोलूंगा आपको कि हाँ यही है, इसका मतलब है वो आपको पता है। तो पहले अपने अंदर ये भरोसा पैदा करें। जो मैंने आपको जर्नल टर्म सारी पढ़ाई है ना, एक दफा आपकी पूरी अकाउंटिंग का एक विंडो शॉपिंग हो चुकी है, अब हमने उसको कंप्लीट करना है। तो इसलिए एक तो अपनी रूटीन सही करें ताकि आपको क्लास के इस टाइम पर नींद ना आए। रात को जल्दी सोने की कोशिश किया करें ताकि आपकी नींद भी पूरी हो जाए। कम अज कम 5-6 घंटे की नींद होना जरूरी है। तो आप जितना भी लेट सोएं 12-1 बजे से पहले पहले सो जाया करें, ठीक है? जिनको बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने का शौक है तो वो थोड़ा जल्दी उठ जाया करें, उस टाइम पढ़ लिया करें, ठीक है? ताकि रात की नींद जो है ना उसमें बरकत बहुत होती है। तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर क्रिएटिंग स्पेसिफिक अलाउंस, गुड डेटर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी?
नॉर्मल अकाउंटिंग है इसकी, कोई स्पेशल अकाउंटिंग, नो स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड डेटर्स। पैसे देंगे, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे, ये कोई स्पेशल एंट्री है? अगर एक डेटर हमें पैसे देता है, हम उसकी एंट्री पास करते हैं कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, क्या ये कोई स्पेशल एंट्री है? कोई, ये तो नॉर्मल एंट्री है। तो इसकी कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर आपसे कोई पूछे गुड डेटर की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, तो आप कहेंगे नॉर्मल तो होती है, लेकिन कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप इसका अगर आप लिखना चाहें तो नीचे लिख ले, नो स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब वो सेल होगी तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, पैसे लेंगे तो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, नॉर्मल जो एंट्रीज होती हैं, कोई नई एंट्री पास नहीं हो। अब आ जाते हैं बैड डेट्स के ऊपर। बैड डेट्स के अंदर क्या चीज होती है? बैड डेट्स कौन? वो डेटर जिनके बारे में हमें कंफर्म है कि पैसे नहीं मिलने, उसे कहते हैं बैड डेट्स। पता कैसे चलेगा कि अच्छा इनको हमें कंफर्म हो गया? नंबर 1, डेथ का केस। अब आप सोचेंगे कि उसके जो गुस्सा होंगे वहां से पैसे ले लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं, बट अगर वो भी ना माने कि हमारा है ही नहीं, हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि लेने पैसे अगर उसने किसी से लेने हो तो फिर तो सारे वारिस बन जाएंगे, देने वाले का वारिस कम ही बनते हैं। वैसे भी डाउट आ जाता है, पता नहीं अगला बंदा सच बोल रहा है या नहीं। तो अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के पीछे लगी हुई है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? एसेट्स और इनकम ओवर शेयर ना करो, और लायबिलिटी और एक्सपेंस अंडर शेयर ना करो। डाउट है तो खत्म करो उसको। फिर अगर आपको नुकसान होने का खतरा है तो नुकसान रिकॉर्ड करना है, इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी, ये तो नुकसान है। दूसरा, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का पता है ना? बोरिया बिस्तर समेत मुल्क छोड़ के चले जाना। एक बंदा मुल्क छोड़ के चला गया, तो अब वो क्या है, वो भी पैसे आप मिल जाए तो बाद की बात है, अभी क्या कर दो उसको? बैड डेट्स। नंबर 3, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब पता है ना? दिवालिया, इंसॉल्वेंट भी इसको बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट। क्या? दिवालिया हो जाना। दिवालिया किसे कहते हैं, किसी को आइडिया है? और सही माना किसी को पता है दिवालिया का, कि ये दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया? फिल्मों में, ड्रामों में आपने देखा होगा ये। किसी को सही मीनिंग पता हो? खदीजा नहीं पता? रीम नहीं? दिवालिया का असल मतलब क्या होता है भला? कि अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, उसने देखा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पता है ना, एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह, जब वो देखते हैं ना कि इसके एसेट्स कम रह गए हैं और लायबिलिटीज ज्यादा हो गई, एसेट्स कम रह गए हैं, लायबिलिटीज एसेट्स से ज्यादा हो गई हैं, वो बंदे जिन्होंने आप लोगों से पैसे लेने होते हैं वो अदालत में चले जाते हैं और वो दरखास्त देते हैं कि ये बंदे के पास तो इतने एसेट्स ही नहीं है जितना इसके ऊपर कर्ज है, तो हमारा ये पैसा कैसे देगा? हम ही इसका पैसा जो इसके एसेट्स बेच बिचा के ले लेते हैं, अगर किसी और बंदे ने भी इसको पैसा दे दिया तो ये देगा कहां से? एसेट इसके है ही नहीं इतने, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू होता लायबिलिटी, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अब वो दरखास्त देते हैं अदालत को, फिर अदालत कंफर्म करती है क्या वाकई ऐसा है कि इसके लायबिलिटी ज्यादा हो गई एसेट से। अगर उन्हें पता चल जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको बैंकरप्ट कर देते हैं। बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि उसके बिजनेस के ऊपर वो जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, वो कब्जा कर लेते हैं, वो आकर उसके सारे एसेट्स बेच के अपने पैसे रिकवर करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अब ये बैंकरप्ट हो गया। अब बैंकरप्ट वाला बंदा होगा क्या? अब जिस बंदे ने उससे पैसे लेने हैं, अगर वो वसूल हो गए तो ठीक है। अब अगर वो बंदा बैंकरप्ट हो गया और आपने पैसे लेने हैं, दूसरे बंदे पैसे लेके चले गए, अब तो उसका एसेट ही नहीं है, अब तो उसके पास कुछ है ही नहीं, अब उसकी कंपनी जिम्मेदार है, कंपनी खत्म हो गई।
तो फिर वो अकाउंटिंग कहती है कि भाई जो तेरे पैसे रह गए हैं ना, उसको क्या कर दो, बैड डेट्स कर दो, वो पैसे आपको अब नहीं मिल रहे। ओके होगी बात। और डिसऑनेस्टी सबसे बड़ा काम, बंदा ही बेईमान हो जाए, बस मुकर जाए, केड़े पैसे, कसम चुक, मैं कुरान याद रखना, मैं पैसे देनी, मतलब वो बंदा ही मुकर जाए। ऐसी सिचुएशन होती है, लोकल लेवल पर तो आम होती है, कसमें कुराने उठा लेते हैं लोग, पैसे हजम, तो वो भी फिर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की क्या निशानियां हैं, कैसे पता चलेगा बैड डेट्स? अगर बैंक करप्ट हो जाए, डेथ हो जाए, एमिग्रेशन हो जाए, या वो बंदा डिसऑनेस्ट हो जाए, तो बैड डेट्स। अगर एक बंदा मान भी रहा धमकी से या गवर्नमेंट से बंद नहीं देने, तो डिसऑनेस्टी, बैड डेट्स तो हो गया ना, कर ले जो कुछ करना। लेकिन कंपनी के केस में ना केस हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर वो कुछ मामला और तरीके से चले जाते हैं। उसके बाद है डाउटफुल। अब डाउट क्या होगा? सबसे पहले डिस्प्यूट ऑन इनवाइसेस, ये तो शायद आपके साथ भी मामला हुआ हो, डिस्प्यूट ऑन इनवाइसेस। क्या मतलब है? डिस्प्यूट का मतलब तो पता है ना, मतलब जो आपने सेल वगैरह की ना, एक दूसरे को सेल परचेज हुई, अब वो इस बात पे है कि वो कहते नहीं इतने पैसे थे ही नहीं, कम थे। अब झगड़ा चल गया, आपके पास जो रसीद है उसके ऊपर 8,000 है, जो उसके पास रसीद है उसके ऊपर 80,000 है, या अमाउंट आगे पीछे है, रसीद उसने फेक बनवा ली, वट एवर, या रसीदें खराब है, या कोई मसला है, मतलब लेन देन में कोई तकरार चल पड़ा। अब जब तक वो झगड़ा हल नहीं होगा ना, तो वो क्या हुआ? डाउटफुल। दूसरे नंबर पर आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है, उसको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस समझते हैं ना, उसको माली मुश्किलात का सामना करता है। जिस बंदे से आपने पैसे लेने हैं उसके हालात खराब है, माली हालात खराब। मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे से 1 करोड़ लेना है, समझ नहीं है बस। वैसे भी ये जो कंपनियों के केस होते हैं ना, बड़े बड़े करोड़ों के हिसाब से काम चलता है आजकल, तो वैसे भी करोड़ भी ना ऐसे छोटा सा ही लगता है। तो 1 करोड़ लेना है, आपको पता चला रात के 2 बजे फोन है कि उसकी फैक्ट्री को आग लग गई, तो जो उसकी फैक्ट्री को आग लगी, हार्ट अटैक आपको, क्योंकि आपने उसे 1 करोड़ लेना था और आपका सारा दारोमदार उसी 1 करोड़ पे था कि वो आएगा, नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ये वो, अब खत्म। अब कंफर्म नहीं है कि वो पैसे नहीं देगा, हो सकता है उसके पास कोई और रिसोर्सेज, लेकिन डाउट तो है ना कि हो सकता है वो आपको पैसे ना। तो डाउटफुल की 2 ही शर्तें लिखी हुई हैं, वैसे और भी कोई शर्त हो सकती है आपकी बुक में। बैड डेट्स के बारे में ये 4-5 बातें हैं, और गुड डेटर्स के बारे में ये। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमने सीखी नहीं, वो साथ आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखते हैं। गुड डेटर की कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। बैड डेट्स की अकाउंटिंग क्या होती है? बैड डेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, मतलब जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेबिट, एक्सपेंस है ना, नुकसान है, एक्सपेंस से नुकसान हमेशा डेबिट होता है। और वो जो रिसीवेबल है वो हमारा खत्म हो गया, जिससे पैसे लेने थे, अब तो बैड हो गया, तो वो हमारा एसेट भी खत्म हो गया, एसेट भी हमारा काम हो गया। तो एंट्री क्या पास होगी? बैड डेट्स डेबिट। बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स क्रेडिट। अच्छा, आपकी जो नई बुक है ना, उसमें बैड एंड डाउटफुल डेट लिखा हुआ लफ्ज, बैड डेट अकेला नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पूरा, क्या लिखा हुआ? बैड एंड डाउटफुल डेट। तो जब भी मैं बैड डेट लिखूं ना, तो उसका मतलब है बैड एंड डाउटफुल डेट ही होगा। अगर आपने लिखना है तो लिख लें, एक ही बात है, बैड एंड डाउटफुल डेट, डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, ये एक ही बात है, ये बैड डेट से ही लिखा हुआ है।
ठीक होगी बात, आगे बढ़ते हैं। डाउटफुल डेट। अब डाउटफुल डेट की एंट्री क्या होती, अब ये एक थोड़ा सा ट्रिकी काम होता ये है कि डाउटफुल डेट हम कैसे क्रिएट करते हैं। एक तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल। मिसाल के तौर पर पिछले 15 साल से आप बिजनेस चला रहे हो और हर साल तकरीबन 4-5% पैसा डूब जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, इस साल भी चांसेस हैं। पिछले 15 साल से आप बिजनेस कर रहे हो और हर साल 4-5% पैसा आपका डूब जाता है, मतलब हर 100 रुपए में 4-5 रुपए नहीं मिलते। तो इसका मतलब है बिजनेस कहता है कि ठीक है भाई, तेरा पिछला एक्सपीरियंस ये कहता है ना, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी आपको ये कहता है कि अगले साल के लिए भी ना 5% के लिए रेडी हो जा, तो अगले साल के लिए डाउट क्रिएट कर ले। उसे क्या बोलते हैं, उसके नाम डाउटफुल डेट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसके कई नाम है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो भी नाम वो इस्तेमाल करेगा हम उसको फॉलो कर लें। अब इसका तरीकाकार क्या होता यह है कि इसमें आपने लास्ट ईयर देखना होता है कि आपका क्या डाउट था, और आपने करंट ईयर में देखना है क्या डाउट होगा। पिछले साल देखना था कितना डाउट था आपको, कितना डाउट, क्योंकि कंफर्म तो बैड डेट्स हो गए ना, डाउट कितना था। सपोज दैट पिछले साल आपने डाउट क्रिएट किया 7,000 का, इस साल आपने डाउट क्रिएट किया 10,000 का, तो आपकी प्रोविजन पहले से कम हुई या ज्यादा, ज्यादा। इसे बोलते हैं इंक्रीज इन अलाउंस या इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, पहला बैड डेट्स डेबिट। अब बैड डेट्स जिसकी जगह मैं लिखूंगा क्या मतलब होगा, बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला, 3,000 से। पता चला 3,000 कहां से है, 7,000 पहले था, 10,000 हो गया, तो जितना इंक्रीज आया आपने उसकी एंट्री पास कर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। 7,000 वो हम पहले से ज्यादा मेंशन रखेंगे, वो बैड डेट्स ये ट्रायल बैलेंस में लिखनी है उसको, तो अभी छोड़े ना, अभी तो हम ये फाइनल अकाउंट नहीं कर रहे ना। अभी अब सिंपल वो कहेगा कि लास्ट ईयर में आपका इतना अलाउंस था। अब हमने पहले लास्ट ईयर का अलाउंस तो रिकॉर्ड किया हुआ है, कहता है अलाउंस 10,000 का हो गया, हम सिर्फ 3,000 का मजीद रिकॉर्ड कर लेंगे, वो 10 हो जाएगा। 7 का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अब 10 होना चाहिए, हम क्या करेंगे 3 का और रिकॉर्ड कर लेंगे, वो कितना हो जाएगा 10। ठीक हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और इसकी एंट्री क्या पास होती है, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब दूसरा केस, पिछले साल आपका अलाउंस था 6,000, अब हो गया 5,000। पिछले साल अलाउंस था 6,000, अब कितना हो गया 5,000। इसे क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन। अभी मैं आपकी नींदें उड़ाता हूं क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ाया मैंने सुन के जाना है, एंट्री भी हर बात, ठीक है, इसलिए ध्यान से। डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, उल्टी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट,
बैड डेट्स क्रेडिट कितनी अमाउंट से होगी भला? 1000 से। अब 1000 अलाउंस क्रेडिट होगा तो ज्यादा होगा और अलाउंस डेबिट होगा तो कम होगा। इसकी नेचर क्या है? जैसे बैड डेट्स की नेचर एक्सपेंस है, बैड डेट्स की नेचर एक्सपेंस है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है? इनकम, अदर इनकम। इसे बोलते हैं काउंट्रा एसेट। क्या बोलते हैं? और जो चीज काउंट्रा एसेट होती है वो अपने एसेट में से फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाकर माइनस हो जाती है। जैसे कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्ट नहीं करते हो, अब बैड डेट्स में से, सॉरी डेटर में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस करोगे जाके। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर भी पेपर में कई दफा 2 नंबर की पूछ चुका है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है। ऊपर ऑप्शन में क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी और काउंट्रा एसेट। तो क्या लिखेंगे? काउंट्रा एसेट। ठीक होगी बात? बैड डेट्स की अकाउंटिंग एंट्री क्या थी? बैड डेट्स की बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर अलाउंस बढ़ेगा तो क्या एंट्री होती है? अलाउंस बढ़ेगा तो बैड डेट्स डेबिट, मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और अगर अलाउंस कम हुआ है तो क्या एंट्री होती है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। अब ये सारी सिचुएशन के अंदर अगर कुछ ऐसा हो जाए, क्या, या आप खुद बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर हमने सोचा कि खदीजा जंबो नहीं पिलाएगी, सोचा और सोचा, अभी सोच लो, तो हमने कहा जी बैड डेट्स करो, तो बाद में खदीजा अगर जंबो पिला दे तो इसे क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलेंगे? मतलब जिसको आप पहले बैड डेट्स डिक्लेयर कर चुके थे, जिसको आप बैड डेट्स डिक्लेयर कर चुके थे, वो पैसे वापस मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। ये भी लिख लेते ताकि ना एक पेज आपका कंप्लीट हो जाए। आपका दरमियान में एक ब्रेक का टाइम है ना? हाँ, आपको मैं 1-2 पेज दूंगा अकाउंटिंग के पढ़ने के, उसका एक एक लफ्ज आपने बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है? सिर्फ 2 पेज दूंगा और उसके बारे में मुझे बताना है कि हाँ ओके है या नॉट ओके है, ठीक है? फिर हम अगली क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड की बात करते हैं। बैड डेट्स, ये आखिरी बात है इस चैप्टर की, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, फिर हम सवालों पे चले जाएंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में अकाउंटिंग वाला बाबा ये कह के फौत हो गया कि इसके 2 इफेक्ट लेने हैं, 2 ले सकते हो। एक, या इसको अदर इनकम में लिख दो, मान के बैड डेट्स को आपने कहां लिखा था? बैड डेट्स को कहां लिखा था? एक्सपेंस में। अब ये रिकवर हो गए तो कहां लिख दोगे? इनकम। कहता है एक, या कहता ऐसा करो कि आप ना जो इस साल के बैड डेट्स है ना, जो रिकवर हो उसमें से माइनस कर दो। क्या इससे नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा या नहीं? वो कहता है जो बैड डेट्स रिकवर हुए या अदर इनकम में लिख दो, तो बैड डेट्स अपने इस साल वाले बैड डेट्स वैसे के वैसे लिख लो और बैड डेट्स रिकवर्ड को अदर इनकम में लिख दो, एक तरीका। या वो कहता है ऐसा है कि बैड डेट्स में से ही माइनस कर दो, कि मिसाल के तौर पर इस साल के बैड डेट्स आपके बढ़े हैं 1500, कोई 500 पिछला रिकवर हो गया, वो कहता है ऐसा करो 1500 में से 500 माइनस करके अपने एक्सपेंस 1000 से लिख दो, या एक्सपेंस पूरे 1500 लेकर 500 अदर इनकम में लिख दो, तो नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं। तो इसकी 2 ऑप्शन है, या लेस फ्रॉम बैड डेट्स एक्सपेंस, लेस फ्रॉम बैड डेट्स एक्सपेंस। आपको अगर याद होगा मैंने इक्वेशन लिखवाई थी, इक्वेशन में एंड पे मैंने लिखवाया था -r, बैड डेट्स वाली इक्वेशन। -r क्यों लिखवाया था? माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, लेस फ्रॉम बैड डेट्स।
वो बैड डेट्स की इक्वेशन थी फाइनल अकाउंट के अंदर, या अदर इनकम में लिख दो। एंट्री इसकी क्या होगी, कैश डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। बैड डेट्स की जगह क्या लिखना है हमने, बैड एंड डाउटफुल डेट, क्योंकि मेरे हाथ पे बैड डेट्स एक्सपेंस चढ़ा हुआ है इसलिए मैं लिख देता हूं। तो और अदर इनकम अगर होगी तो कैश डेबिट, क्योंकि कैश तो आएगा आया, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, बैड कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। ओके होगी बात। जो आज हमने पढ़ा है ना वो कुछ इतना ही है, या अभी इस क्लास के लिए यहां तक हमने पढ़ा है ऑलमोस्ट। नजर आ रहा है? चलो नहीं भी आ रहा तो अपने रजिस्टर्स देख लो। हाँ जी, सबसे पहले हमने पढ़ा, अभी इसकी डिटेल भी हमने पढ़नी है, कंप्लीट है कि ग्लव्स पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर हमने साथ साथ तैयार करना है, टेस्ट भी साथ साथ ही होगा आपका, रोजाना की बुनियाद पर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, जो पढ़ेंगे अगले दिन टेस्ट होगा उसका, ताकि साथ साथ ही तैयारी होती जाए। बैड डेट्स रिकवर्ड, जब दो एक ऑप्शन है ना, या उसको एक्सपेंस में से माइनस कर दो तो एक्सपेंस क्रेडिट कर दो, बैड डेट्स एक्सपेंस, या फिर बैड डेट्स रिकवर लिख दो, अदर इनकम में लिख दो। जी, क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल हुई, क्रेडिट सेल से डेटर आए। अब डेटर तीन तरह से हो सकते हैं, गुड डेटर, बैड डेट्स और डाउटफुल डेटर। जो गुड डेटर होते हैं ना उनकी तीन निशानियां होती हैं कि या तो उसको हमने सिक्योर सेल की है, या कोई काउंटर सेटलमेंट उसके साथ है, या स्पेसिफिक अलाउंस के बाद जो बच गए रिमेनिंग बैलेंस उसको है, वो गुड डेटर्स। और गुड डेटर्स की कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं। फिर है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स में क्या कैसे पता चलता है, अगर हमारे डेटर की डेथ हो जाए, इमिग्रेशन हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, या वो डिसऑनेस्ट हो जाए। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, फिर है डाउटफुल डेट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये कौन से होते हैं, या तो उनके साथ हमारा कोई झगड़ा चल रहा है, या फिर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया तो हमें डाउट हो गया। अब डाउट के केस में हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे कि अगर हमारा डाउट पहले से ज्यादा हो गया, इंक्रीज इन अलाउंस हुआ, तो बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि अलाउंस बढ़ने का मतलब है नुकसान बढ़ा या फायदा बढ़ा, नुकसान ज्यादा हो तो बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और अगर अलाउंस हमारा कम हुआ है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। जी, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ये है कि हमारे गुड डेटर है, हाँ, इसमें कोई वो जीरो रख देंगे। और वो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे, नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस में डाउट है, डाउट में डाउट में, तो हमारा हाँ, अगर उसकी सिक्योर सेल है या कोई ऐसा वैसा है, हमने गारंटी वगैरह ली हुई, फिर तो गुड डेटर्स है, हम प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे उनकी। उसके बाद है, अगर हमें बैड डेट्स रिकवर हो तो अकाउंटिंग कहती है दो तरीके हैं उसके, एक या तो उसको अदर इनकम में लिख दो, एंट्री पास कर लो कैश डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, या उसको एक्सपेंस में से माइनस कर दो, एक्सपेंस कम कर दो, उसकी एंट्री क्या पास करोगे, कैश डेबिट बैड डेट्स एक्सपेंस। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपको डाउट था, उसने पैसे दे दिए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाले ने पैसे दे दिए, एक तो तुमने बैड डेट्स वाले ने पैसे दे दिए, जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाले ने पैसे दे दिए ना उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है स्पेशल, वो नॉर्मल एंट्री पास होगी। भला कौन सी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये लिख लें, इफ लिख लें, एंड पे लिख लें, चलो आखिरी बात भी लिख लें, इफ कैश received from allowance for bad debts या provision for bad debt या provision for bad, there is no special accounting entry, it's normal entry। कौन सी वाला नॉर्मल एंट्री होती है,
कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। अगर बैड डेट्स रिकवर हुए तो उसकी ये एंट्री नहीं थी, उसकी एंट्री थी कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, एक्सपेंस टू कैश टू बैड डेट्स, लेकिन इसकी तो नॉर्मल एंट्री है। ठीक है जी। अब आप अपनी बुक से एक ये जो सबसे फर्स्ट पेज लिखा हुआ ना, एट अ ग्लेंस लिखा हुआ, जहां ये आपने पढ़ना है। अभी इस क्लास के बाद जो भी आपकी जो 7 क्लास है, एक जो आपको टाइम मिलेगा दरमियान में, ये एक छोटा सा ये इसके ना एक एक लफ्ज आपके ना दिमाग के साथ साथ आपको पता चलना चाहिए, दिल में उतर जाना चाहिए। और उसके बाद ये एक उससे वेरी नेक्स्ट पेज ये वाला, ठीक है, ये पेज का अगर नंबर है तो ये 165 है और ये 160, ये 2 पेज आपने डिटेल में पढ़ने हैं। मैंने सारा ये आपको पढ़ा दिया, सारा इसमें एंट्रीज भी पढ़ा दी है, सब कुछ पढ़ा दिया आपको। तो ये आपने 2 पेज पढ़ने हैं, टोटल इसके 3 पेज हैं थ्योरी के। ठीक है, तो अगला पेज अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिर इसके सवाल। ठीक है।